एवरीवन, ये जो वीडियो है ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में है, जो मॉडर्न इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स में से एक थे। ठीक है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं 1 महीने में हम ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन ये हिस्ट्री में अगर मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में सिर्फ एक सिंगल वीडियो बनाऊं तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, काफ़ी सारी इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही हम इनके जो आइडियाज़ हैं उनको थॉरली समझ सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के थ्रू उनके जो कुछ आइडियाज़ थे, कुछ उनके जो रिफॉर्म्स वो लेकर आए थे इंडिया में, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। फाइन। तो ये जो मॉडर्न इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं और हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अलार्म मैं आपके लिए बजाना चाहती हूँ कि अनअकैडमी अपनी प्राइसेस बढ़ाने वाला है सब्सक्रिप्शन के। तो उसके लिए अगर आप वो ज़्यादा प्राइसेस पर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए बाय यूजिंग द कोड SimpleYT, जिसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। And also you will be saved from paying more prices for the same thing that you can get in like lower prices right now. अनअकैडमी आपके लिए एस्पायर प्रोग्राम लेकर आया है, जो कि एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है फॉर ऑल द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इसका जो पेपर का पैटर्न होगा वो प्रीलिम्स के जैसा ही होगा, जैसा हम जीएस का पेपर देते हैं। ये हर महीने की 10th और 25th को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। एंड ऑल्सो ऑल दोज हु विल बी एबल टू लाइक स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टेस्ट, एंड ऑल्सो वो टॉप 50 में अगर स्कोर करते हैं तो उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स भी हैं अनअकैडमी की तरफ से। जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं इस टेस्ट के, उनको फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये टेस्ट 25th को ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, 25th of October at 10 AM sharp. So you can just go and enroll now for it. सो अनअकैडमी ब्रिंग्स यू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज। उसमें जो पहला है वो है बायलिंगुअल। ठीक है, बायलिंगुअल में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सीख सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो आप बायलिंगुअल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर ना हो उसके लिए आपको हिंदी, जो भी बच्चे हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरीके से, उनके लिए हिंदी के बैचेज़ हैं। एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर इंग्लिश बैचेस। ये जो कोर्सेज हैं वो 5th of October से स्टार्ट हो चुके हैं। So Unacademy brings you unlimited benefits with just one subscription. Like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. Okay, this is one of the biggest advantages on getting the subscription. Okay, the coverage of syllabus would be taken care by Unacademy, so you don't have to worry. Also, the regular doubt clearing sessions and answer writing sessions would boost up your preparation. ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका फ्रूट क्या होगा, इसका आप कितना रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आप लाइव टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जिसमें इंडिया के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं के बीच में आपको रैंक्स दी जाएंगी। फाइन, तो आपको एक रियल एग्ज़ाम की तरह प्रेशर हैंडल करने का आइडिया मिलेगा। ठीक है, और आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं बार बार आप वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। द स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट एज वेल। एंड ऑल्सो ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान आपको एक मेंटोर भी दिया जाएगा, पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा हर स्टूडेंट को, हु वुड गाइड यू थ्रू योर एंटायर प्रोसेस. So you can avail all these benefits with just one subscription on Unacademy, and when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SimpleYT. ओके, अनअकैडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव आपको पता ही है, ये एक ऐसा सेशंस है जहाँ पे जो भी 2019 के टॉपर्स हैं उनको लेकर आएंगे अनअकैडमी की तरफ से, और वो आपको वहाँ पे आके टिप्स जो भी हैं, ट्रिक्स एंड ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स दैट हेल्प देम टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। आप उनसे जितना भी हो सकता है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ फ्री टू अटेंड कॉन्क्लेव,
और ये 10 AM से 12 AM के बीच में जाके आप कभी भी देख सकते हैं। सो T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ है, वो आपके लिए फ्री लाए हैं हम अनअकैडमी की तरफ से। इसमें आपको 7:30 पे डेली 20 क्वेश्चंस की एक क्विज़ प्रोवाइड की जाएगी 20 मिनट के लिए, जो कि 40 मार्क्स की होगी। ठीक है, इस टेस्ट के एंड में आपको टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी, एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी मिस्टेक्स को जज कर पाएंगे, आप खुद के मिस्टेक्स को बाद में रेक्टिफाई कर पाएंगे। ओके, ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, लाइक देयर आर सम लिंक्स गिवन बिलो। उन लिंक्स को क्लिक करके आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कुड गेट मोर एंड मोर कंटेंट रिलेटेड टू UPSC. So today as I told you that we are studying about राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी बोलते थे। ठीक है, अब इनको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस इसलिए बोलते थे क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न इंडिया था उसमें एक ऐसी एनलाइटनमेंट, एक ऐसा रिफॉर्म लेकर आए थे जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया थी वहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअली स्टार्ट कर दिए थे सोचना। ठीक है, तो जब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है दैट व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट हिम, बिकॉज ही वाज वन पर्सनालिटी हु प्लेड अ वाइटर रोल इन अवेकनिंग द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी उस टाइम पे थी, हम काफ़ी ऑपरेशन से हम काफ़ी ऑपरेशन से आगे बढ़कर आए थे, हम काफ़ी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ सह कर आए थे। ठीक है, हम लाइक वी वर ऑलवेज अंडर समबडीज रूल। ठीक है, तो वो सब जब उस सब के दौरान समबडी लाइक राजा राम मोहन रॉय व्हेन ही केम इनटू द शो, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि उनके जितने भी आइडियोलॉजीज़ थे उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इंडियन सोसाइटी पे। ठीक है, उससे पहले इंडियन को काफ़ी हम बोल सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता था, तो उसके कुछ रीजंस अलग थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, हम वो पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो राजा राम मोहन रॉय के अगर मैं उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट डालूँ उनकी पूरी लाइफ के ऊपर, तो क्या क्या उनके जो रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजीज़ थे वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बात करें, ही वॉज वन मैन हु इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो उन्हीं के आने से ही जो इंडिया थी वो मॉडर्न इंडिया कैसे कन्वर्ट हुई। हम जो एक ऑर्बिट में फंस चुके थे रिचुअल्स के, जो भी ब्लाइंड फेथ्स के, जो आइडियोलॉजीज ऐसे थे जिनका कुछ मीनिंग ही नहीं था, मीनिंगलेस रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे हमें बाहर लाना चाहते थे जो राजा राम मोहन रॉय थे, उनको हम इस पूरे सीरीज़ में, ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस। ही टोटली ही वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग द ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़। ठीक है, तो अब ऐसा है कि उस टाइम पे जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने जो उनके ब्रिटिश जो थे उनके जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, ठीक है, जो भी वेस्टर्न आइडियाज़ जो कि इंडिया को अच्छे से सूट करते उस टाइम पे और इंडिया को उसकी ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट अबाउट गेटिंग इंडिपेंडेंस। ओके, आप सोल इंडिपेंडेंस के ही बलबूते पर सब कुछ नहीं जीत सकते, आपको इंटरनेशनली भी कुछ अच्छी चीज़ें थी जो बाकी कंट्रीज़ में हो रही थी, आपको वो अडॉप्ट करनी थी। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ें डाली लोगों के मन में कि आप अगर खुद से इंडिपेंडेंस मान लीजिए ले भी लेते हैं, तो आप अगर इन्हीं रास्तों पे चलते गए, ठीक है, लाइक ब्लाइंड फेथ्स जहाँ पे एक कास्ट को दूसरे कास्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एक को इन्फीरियर एक को सुपीरियर प्रूव किया जाता है। ठीक है, जो वुमेन है उनको एक काफ़ी इन्फीरियर रेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आप इतने सारे जो शॉर्टकमिंग्स हैं इन सब के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, आप मॉडर्नाइज नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी को, आप सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं ला सकते। ठीक है, तो इनके ये ही कुछ आइडियाज़ थे। तो ये क्या थे, ही एज अ रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉग
रॉय बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। ठीक है, उनका सिंपल सा फंडा था कि जो भी साइंटिफिक अप्रोच है, हर चीज़ के लिए साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, ही उनका ये था कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ हो रही है तो उसका एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलॉसफी, ही वॉज बेसिकली अ वेरी गुड फिलोसोफर। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी थे, उन्होंने काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ रखे थे। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि ही वॉज समबडी हु केम फ्रॉम अनदर कंट्री और हु जस्ट केम आउट ऑफ नो वेयर और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करो। नहीं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की थी। ठीक है, तो उनका जो बेसिक फंडा था वो ये था कि आप ह्यूमन डिग्निटी में बिलीव करें, आप सोशल इक्वालिटी में बिलीव करें। So we are studying the life of Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born on 22nd May 1772 in an Orthodox Brahmin family at Radhanagar in Bengal. ठीक है, Orthodox Brahmin family जो एकदम मतलब somebody who strictly follows the religion। ठीक है, तो वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे बंगाल में। राम मोहन रॉयज अर्ली एजुकेशन इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ पर्शियन एंड अरबिक एट पटना, वेर ही रेड द कुरान, द वर्क्स ऑफ सूफी मिस्टिक पोइट्स एंड द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑफ प्लाटो एंड एरिस्टोटल। आप देख रहे हैं उनका जो अर्ली एजुकेशन था वो पटना में स्टार्ट हुआ था। तो पटना में उन्होंने पर्शियन और अरबिक पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो रिलीजियस बुक्स थी जैसे कुरान, जो सूफी मिस्टिक पोइट्स के जितने भी राइटअप्स थे वो पढ़े थे। अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑफ प्लाटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल और प्लाटो के अरबिक में ट्रांसलेशन की हुई जो बुक्स थी वो पढ़ी थी उन्होंने। इन बनारस ही स्टडीड संस्कृत एंड रेड वेदास एंड उपनिषद्स। ठीक है, तो बनारस में उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, उन्होंने वहाँ पे वेद्स पढ़े थे और उपनिषद्स पढ़ रहे थे। देख रहे हैं आप, वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर नहीं थे। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने कभी भी हमेशा उन्होंने ये बताया कि आपको सोशल इक्वालिटी रखनी है। ठीक है, उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और ये सब में, जबकि वो क्रिटिसाइज तीनों को करते थे इक्वली। ठीक है, किसी के आइडियाज़, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के आइडियाज़ जो उन्हें अच्छे लगते थे उनको वो प्रेज करते थे। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो ऐसा है कि जो बनारस में उन्होंने संस्कृत पढ़ा, वहाँ पर उन्होंने वेद्स पढ़े, उपनिषद्स पढ़े, वो कुरान उन्होंने पटना से पढ़ कर आए थे। रिटर्निंग टू हिज विलेज एट द एज ऑफ 16 ही रोट अ रैशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडल वर्शिप। ठीक है, तो वो एक चीज़ के क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा बोलते थे और वो था हिंदू आइडल वर्शिप। ठीक है, फ्रॉम 1803 to 1814 he worked for East India Company as the personal दीवान, फर्स्ट ऑफ वुडफोर्थ एंड देन ऑफ डिग्बी। ठीक है, तो दो लोगों के अंडर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था, वो पर्सनल दीवान के तौर पर उन्होंने काम किया था। ठीक है, इन 1814 देखिए, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे तो वहीं से कुछ ऐसी आइडियाज़ थे, जो कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो जिसने उनको अट्रैक्ट किया वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की तरफ। ठीक है, in 1814 he resigned from his job and moved to Calcutta in order to devote his life to religious, social and political reforms। ठीक है, तो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये एक ऐसे रिफॉर्मर थे जो तीनों चीज़ों को साथ लेके चलते थे। रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस तीनों की एक साथ हो सकती थी। ठीक है, उनका कहना ये था। In November 1930, he sailed for England to be present there to counteract the possible nullification of act banning सती। ठीक है, तो अब ये जो सती प्रथा थी उस टाइम पे, उसके काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन कर, लाइक ही वॉज टोटली इन ऑपोजिशन टू दैट कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए वो इंग्लैंड गए थे, जहाँ पे उन्होंने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी कि सती प्रथा को कैसे रोक सकते हैं इंडिया में। राजा राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल, ओके, ही वॉज राम मोहन रॉय और उनको टाइटल राजा, जो उस टाइम के मुग़ल एम्परर थे। ठीक है, उनके ऑल्दो वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं थे उस टाइम पे उनकी पावर, और ना ही वो उस टाइम पे उतना पावरफुल थे। ठीक है, लेकिन वो एक टाइटल ऑफ मुग़ल एम्परर थे, अकबर शाह सेकेंड। ठीक है, तो वो वहाँ पे ब्रिटिश किंग के सामने अकबर शाह सेकंड को रिप्रेजेंट करने गए थे राम मोहन रॉय।
तो इसी दौरान उनको राजा का टाइटल दिया गया। तो सिंस देन ही हैज़ बीन नोन बाय द नेम राजा राम मोहन रॉय। In his address entitled Inaugurator of Modern Age in India, Tagore referred to Ram Mohan as a luminous star in the firmament of Indian history. ठीक है, जो टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो राजा राम मोहन रॉय को जो उनको रिगार्ड एक देते थे एज अ लुमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो अब हम उनके आइडियोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि उनके ऐसे क्या क्या आइडियोलॉजीज़ थे जो वो फॉलो करते थे, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, जिससे वो अवेक हुए थे इंडियंस। ठीक है, उनको एक एनलाइटनमेंट मिली थी, उनको एक ऐसी आइडिया, उनके अंदर एक ऐसा इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म हुआ था कि वो जो क्रिटिसिज्म है और जो रैशनलिज्म है उसको सीख सकते थे। उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसा, हम बोल सकते हैं, एक ऐसा ही रिफॉर्म स्टार्ट किया था, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म। Raja Ram Mohan Roy was greatly influenced by Western modern thought and stressed on rationalism and modern scientific approach. ठीक है, तो उनका बेसिक सी उनकी जो बात थी वो ये थी कि आप कोई भी ब्लाइंड फेथ्स में बिलीव मत कीजिए। ठीक है, आप बेसिक ह्यूमैनिटी में बिलीव कीजिए, आप आइडल वर्शिप में बिलीव मत कीजिए, आप सोशल इक्वालिटी में बिलीव कीजिए। ठीक है, आप कोई भी you just have to go and follow anything. You need to know the reason first and then you have to follow. You need to have a modern scientific approach towards everything. ठीक है, तो वो रैशनलिज्म की बात कर रहे थे कि आपको हर चीज़ में रैशनल होना है। आपको हर चीज़ के दो चीज़, लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, आपको उसके दो पॉइंट्स दिखने चाहिए, एक सही एक गलत। ठीक है, तो आपको एक रैशनल माइंड के तौर पर सोचना है कि कौन सी चीज़ सही है। जैसे सती प्रथा, ठीक है, वो उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही अटैक्ड दैट पर्टिकुलर रिचुअल अलॉट। उन्होंने काफ़ी अटैक किया था, उन्होंने उसको प्रोहिबिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी। तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज़, जो वो मानते थे ऐसा कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज़ है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बिना किसी रैशनल क्रिटिसिज्म के फॉलो किए जा रहे हैं, बिना किसी रैशनल, यू डू नॉट हैव एनी रैशनल थॉट अबाउट इट, आप उसको कुछ भी बिना सोचे समझे ही फॉलो किए जा रहे। तो जो ऐसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज़ हैं वो इंजरी हैं। ठीक है, वो सोशल लाइफ के लिए इंजरी है एंड दे आर द सोर्सेज ऑफ ट्रबल एंड bewilderment टू द पीपल इंस्टेड ऑफ टेंडिंग टू द अमेलियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कुछ थी जो वो मानते थे कि इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ने से रोकेंगे, इंडियन सोसाइटी को साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे उनको लगा कि जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज़ हैं वो ऑब्स्टिकल्स थे इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए। Raja Ram Mohan Roy concluded that religious reform is both social reform and political modernization. अब उनके हिसाब से जो इंडिया कंट्री थी वहाँ पे अगर लोग किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मानते थे तो वो है रिलीजन। ठीक है, अब जब वो ये चाहते थे, उनका कहना ये था कि जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, अगर हम एक बार रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर आए, अगर हम जो भी रिलीजियस चीज़ें हो रही हैं उनके लिए साइंटिफिक अप्रोच लगा के उनके रीजंस फाइंड करना स्टार्ट करें, उनको रैशनल थिंकिंग के साथ करना स्टार्ट करें, तो सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अपने आप आ जाएगा। Ram Mohan believed that each sinner must make restitution for his sins and it is to be done through self-purification and repentance and not through sacrifices and rituals. See, sacrifices जो बलि देने की बात हम करते हैं, ठीक है, तो वो ये एक रिचुअल थी पुराने ज़माने में, तो इसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, क्योंकि वो ये कहते थे हर जो उनको रिलीजियस नॉलेज काफ़ी थी, तो जो भी सिनर है उसको हक है कि वो अपने रेस्टिट्यूशन के लिए खड़ा हो सके, उसने जितने भी पाप किया है वो उनका पश्चाताप कर सके, लेकिन वो पश्चाताप या फिर उसके कोई भी प्रोसेस है वो सेक्रीफाइसेस के थ्रू नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सिन किए हैं देन इट शुड बी द रेस्टिट्यूशन शुड बी डन थ्रू सेल्फ प्यूरिफिकेशन।
ठीक है, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जो भी गलत चीज़ें उनको बाहर निकालिए। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत थी और रिपेंटेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। ही वॉज अट्रैक्टेड टू इस्लामिक मोनोथीज्म। ही सेड दैट मोनोथीज्म इज़ ऑल्सो द फंडामेंटल मैसेज ऑफ वेदांत। ठीक है, तो अब इस्लाम की उनको एक बात काफ़ी अच्छी लगती थी, वो था मोनोथीज्म, मतलब एक ही भगवान की पूजा करना। ठीक है, तो उसमें क्या था, ही यूज टू बिलीव दैट दिस मोनोथीज्म, दिस वॉज लाइक सिंगल यूनिटेरियन गॉड वॉज वर्शिप्ड, and also it was one universal model for humanity। अब उसी के जो कॉन्ट्रैरी है वो था, हम जो दूसरी चीज़ें बोलते हैं पोलीथीज्म, जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्स, जितने भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है उनमें पोलीथीज्म को फॉलो किया जाता है। कई सारे भगवान होते हैं, ठीक है, कई सारे आइडल्स रखे जाते हैं, उनकी अलग अलग पूजाएं की जाती हैं, उनके अलग रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, तो वो इसके खिलाफ थे। और जो क्रिश्चियन में ट्राइनिटेरियनिज्म था उसके भी वो खिलाफ थे। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि जो वेदांता है, जिसमें हिंदू फिलॉसफीज़ जितनी भी होती हैं, जो भी वेद्स और उपनिषद से विड्रॉ नहीं बोलेंगे, जो भी उनसे हम बोल सकते हैं कि ली गई हैं वेद्स और उपनिषद से, ठीक है, उनसे ड्रॉ करके लाए हैं। तो उनमें जो चीज़ें, उनकी जो फिलॉसफीज़ को, जो बुक, जो एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं सिस्टम है, वो वेदांता कहलाता है। ठीक है, तो वेदांता में भी मोनोथीज्म को ही सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो उनका यही कहना था। राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट अनलेस वुमेन वर फ्रीड फ्रॉम अनह्यूमन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन लाइक इलिटरेसी। ठीक है, तो उन्होंने वुमेन के लिए अगर हम देखें तो वुमेन के लिए जो भी ऑपरेसिव, हम बोल सकते हैं कि ऑपरेसिव, उनके अगेंस्ट जितने भी एक्शंस लिए जाते थे पुराने ज़माने में, जैसे कि उनकी जो इलिटरेसी थी वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो चाइल्ड मैरिज थी उस टाइम पे वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, जैसे लिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, सती पर्दा, ये चीज़ें इंडियन सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोक रही थी। ठीक है, तो वो उनका कहना ये था कि जो सती प्रथा है उसमें इट वॉज द वायलेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एंड सोशल फीलिंग। ठीक है, आप वो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं उसको बोल सकते, आप किसी भी तरीके से, देयर इज़ नो रीज़न टू फॉलो दैट रिचुअल एंड इट वॉज मोरल डिबेसमेंट ऑफ अ रेस। ठीक है, आप इस प्रोसेस, इस रिचुअल के थ्रू एक पर्टिकुलर रेस, जो कि वुमेन थी उस टाइम पे सती प्रथा में जो इन्वॉल्व होती थी, आप उसको एक बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पर ला रहे हैं। ठीक है, आप उनको इन्फीरियर फील करा रहे हैं, आप उनको ऐसा फील करा रहे हैं कि अगर कोई मैन है, उनके एग्जिस्टेंस के बिना जो वुमेन है उसकी लाइफ मैटर ही नहीं करती। ठीक है, तो वो जो भी ये रिचुअल थी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द सती प्रथा। ठीक है, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो तुहफत उल मुवाहिद्दीन, ये एक हम बोल सकते हैं कि कुछ राइटअप्स थे जो वो पब्लिश करते थे टाइम टू टाइम। तो इसमें जो भी इरेशनल रिलीजियस बिलीव्स थे, मैंने आपको बोला था उनका जो भी क्रिटिसिज्म था वो ये था कि आप रैशनली किसी भी चीज़ को पहले देखें, उसको उसके बाद फॉलो करें। फाइन, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज एज द बिलीफ इन रिविलेशंस, प्रॉफिट्स, मिरेकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, मिरेकल्स, प्रॉफिट्स और रिविलेशंस, तो ये भी जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस थे वो जिनको मानते थे, तो वो चाहते थे कि ये सारे इनके अबॉलिशन के फेवर में थे वो। इन 1814 ही फाउंडेड आत्मीय सभा। ठीक है, तो आत्मीय सभा जो थी, इट वॉज अ कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेटरी, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सोशल इल्स। फिर उन्होंने एक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से भी राइटअप लिखा था। ठीक है, उनका एक लिटरेरी वर्क था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने ये लिखा, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जो क्रिश्चियनिटी में जितने भी रिचुअल्स थे उसमें उन्होंने उसका क्रिटिसिज्म किया था। ही ऑल्सो रिजेक्टेड क्राइस्ट एज इनकारनेशन ऑफ गॉड। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी मिरेकल स्टोरीज थी उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया था, जिससे कि उन्होंने जो मॉरल और फिलॉसफिकल मैसेजेस को ड्रॉ किया था। ठीक है,
उनके थ्रू ही, वो जो मिरेकल स्टोरीज थी उनके थ्रू ही। तो ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस उनका एक, हम बोल सकते हैं कि एक लिटरेरी वर्क था। तो अब जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो थे, मैंने आपको बोला एक आत्मीय समाज थी, इसमें जितनी भी कास्ट इनइक्वालिटीज़ थी उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाया जाता था। जो सोशल इल्स थे उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाया जाता था। द कैलकाटा यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821, द ब्रह्मो सभा इन 1828 विच लेटर बिकेम द ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो अब हम ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज़ ब्रह्मो समाज, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हमें ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ना ही होगा। तो ब्रह्मो समाज, मैंने आपको बोला कि पहले वो ब्रह्मो सभा था, उसको दो हम बोल सकते हैं कि दो सोसाइटीज़ में बाद में डिवाइड कर लिया गया। तो उसमें से एक हो गया ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो इट्स चीफ एम वॉज द वर्शिप ऑफ एटर्नल गॉड। ठीक है, जो ब्रह्मो सभा 1828 में था उसको ब्रह्मो समाज बना दिया। लेटर ऑन वो बाद में कैसे डिवाइड हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें भी कुछ लीडर्स निकल के आए, कुछ रिफॉर्मर्स निकल के आए, मैं उनके बारे में भी बात करनी है। तो ये जो ब्रह्मो समाज था इसका चीफ एम यही था कि हम सिर्फ वर्शिप करें एक ही गॉड की। ओके, देयर इज़ वन eternal God, and we need to worship that God only. It was against priesthood, rituals and sacrifices. It focused on prayers, meditation and reading of scriptures. ठीक है, तो ये जो सोसाइटी थी इसमें प्रेयर्स, मेडिटेशन और रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इट ऑलवेज बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स। This particular society, this was the forerunner of all social, religious and political movements of modern India. ठीक है, ये इंटेलेक्चुअली एक ऐसा पाथ चूज़ किया था इन्होंने जिससे कि लोगों के अंदर अवेकनिंग हो, एनलाइटमेंट हो लोगों का। ठीक है, ही सॉ दैट रिलीजियस एसोसिएशंस एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उनका एक यही मानना था कि जितने भी रिलीजियस एसोसिएशंस हैं अगर उनमें सुधार लाते हैं हम, अगर उनमें साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं, अगर उनमें हम रैशनली सोचना स्टार्ट करते हैं तो सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्रह्मो समाज था ये लेटर इन 1866 इट वॉज स्प्लिट इनटू टू, नेमली ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज लेड बाय देवेंद्र टैगोर। ठीक है, हम देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोमिनेंट लीडर्स जो इनमें से निकल कर आए वो देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री एंड रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, तो हम उनके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें हम, तो वो चाहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए। ठीक है, वो पहली चीज़ ये थी कि वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को कंट्री में लेकर आए। वहाँ पे उन्होंने ना कि सिर्फ इंडियन जो वेद और उपनिषद थे उनको पढ़ाया, बल्कि जो भी सब्जेक्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जो हमारे वेद्स और उपनिषद हैं उनमें जो भी चीज़ें लिखी हैं उन्हीं का एप्लीकेशन जब किसी चीज़ में हो जाता है तो वही चीज़ साइंटिफिकली आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स इंडिया में लाए गए। ये सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया कि सभी का ये मानना था ये जो सब्जेक्ट्स थे ये वही सब्जेक्ट्स थे जो भी चीज़ें हमारी संस्कृत में वेद और उपनिषद में लिखी थी वो एक फ़िलॉसफी थी। उन्हीं का जब हमने साइंटिफिक अप्रोच लगाकर एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दिया तो वो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। ही इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन 1817 अलॉन्ग विद डेविड हैरे। ठीक है, तो यहाँ पे डेविड हैरे एक ब्रिटिश है, उनकी हेल्प से उन्होंने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया जिससे कि काफ़ी सारे उस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दैट टाइम एंड इट प्रोड्यूस द बेस्ट माइंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम वो इंडिया में लाए थे तो वो बेसिकली संस्कृत और पर्शियन उन्होंने पढ़ी हुई थी। ठीक है, अरबिक उनको काफ़ी सारी जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनकी काफ़ी सारी नॉलेज थी।
उनका भी यही मानना था, जो वेद्स और उपनिषद्स और कुरान है, वो लाइक दीज वर द वी कैन से these were the scriptures, these were the books which provided him much reverence for philosophy. ठीक है, बस उनका ये मानना था कि कहाँ पे लैग कर रहा था उस टाइम पे, साइंटिफिक और रैशनल एजुकेशन में इंडिया उस टाइम पे लैग कर रहा था, मैकेनिक्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो वॉल्टेयर्स फिलॉसफी को फॉलो करते थे। जो वॉल्टेयर्स एक फ़िलासफ़र थे जिनका मानना ये था कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, लाइक सोशल प्रोग्रेस भी पॉसिबल है, कोई भी दूसरी अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेप्ट द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। ठीक है, उनको जो रिलीजियस और पॉलिटिकल जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको आप चैलेंज करना सीखिए, आप उनको रीज़न के साथ देखना सीखिए, तो ही सोशल प्रोग्रेस पॉसिबल है। तो ये वॉल्टेयर्स की फ़िलॉसफी थी जिसको राजा राम मोहन रॉय फॉलो करते थे। His efforts to combine true to the roots theological doctrines along with modern rational lessons saw him establish the Anglo-Vedic school in 1822 followed by Vedanta College in 1826। ठीक है, तो उन्होंने एक एंग्लो वैदिक स्कूल स्टैब्लिश किया था जहाँ पे वेस्टर्न आइडियाज़ और इंडियन नॉलेज दोनों को मिलाकर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। वहाँ से जो हम बोल सकते हैं कि बेस्ट माइंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। फाइन, उनके कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे, जैसे कि सिविल लिबर्टीज़। उन्होंने देखा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, उनको काफ़ी लिबर्टी मिलती है, तो वो उसी सिस्टम को इंडिया में भी लागू करना चाहते थे। इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उनके जितने भी लिबर्टीज़ थे वो उनको प्रोवाइड कराना चाहती थी इंडियन लोगों को। ही सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर फ्री प्रेस इन इंडिया। ठीक है, वो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी अगर उन्हें कोई पॉलिसी गलत लगती थी वो उसके खिलाफ बोलते थे, जैसे कि उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस पे इंडिया में। ठीक है, तो व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग्स रिलैक्स्ड प्रेस सेंसरशिप इन 1819, तो उस टाइम पे उन्होंने 3 जनरल रिलीज़ कर दी थी बैक टू बैक। ठीक है, द ब्राह्मणिकल मैगजीन, बंगाली वीकली संवाद कौमुदी और एक पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर। ठीक है, तो ये सेंसरशिप जैसे ही हटी थी, उससे पहले सेंसरशिप थी इंडिया में, तो जैसे ये सेंसरशिप हटी उसके बाद उन्होंने वीकली काफ़ी सारी वीकली रिलीज़ करी थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि लोग जागें, लोगों को पता चले कि उनको क्या करना चाहिए, उनको किस रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी वो कुछ लेकर आए थे। ही कंडेम्ड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली ज़मींदार्स एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट्स। ठीक है, ही ऑल्सो डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड्स। ठीक है, जहाँ लैंड्स पर टैक्स नहीं है आप वहाँ के लोगों से टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते। ही कॉल्ड फॉर अ रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स। ठीक है, तो इंडियन गुड्स पे जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी उनको रिड्यूस करने के लिए, जिससे जो इंडियन लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, उसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पर भी उसको कम करने के लिए भी एक मैं बोल सकती हूँ प्रपोज़ल रखा था। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी जिससे कि इंडिया से जितनी भी सप्लाई है वो बढ़े, जब बाहर पहुँचे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। He was also in favor of abolition of ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, वो ये चाहते थे कि वो मोनोपोली उनसे ले ली जाए, उनके जो स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स हैं वो उनसे छीन लिए जाए। ठीक है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी थे उनके। ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक नया आइडिया लेकर आए थे कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया जाए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो जुडिशरी है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केसेस को सॉल्व किया जाए, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं उनको सॉल्व किया जाए, और एग्जीक्यूटिव है वो एक ऐसा सिस्टम बन के आए जहाँ पे लोग एक कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट किया जाए। उनको अपॉइंट करने के बाद दे शुड हैव द नॉलेज टू रन दैट पर्टिकुलर सिस्टम।
उनके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्विक डिसीज़न ले सकें। ठीक है, अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग। उनको पता होने चाहिए कि उनको अभी किस रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो उनको पता होना चाहिए। ही डिमांडेड इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि यूरोपियंस को हायर पोस्ट दी जाती थी उस टाइम पे, तो वो चाहते थे कि इंडियंस को भी, जब वो कॉम्पिटेंट हैं तो उनको भी इक्वली वही पोस्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने विमेन के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। जैसे पहली चीज़ वो सती प्रथा हटाना चाहते थे। दूसरी चीज़ वो चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल अपोज करते थे। थर्ड थिंग वॉज विडो रीमैरिज। ठीक है, ऐसे बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही कम लोग थे जो विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। स्टिल ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ठीक है, जो डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडो था उस टाइम पे, जो विधवाएं थी उनको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड स्टेट में रखा जाता था, पुअर स्टेट में रखा जाता था। तो वो उनको उससे बाहर निकालना चाहते थे और दोबारा से उनकी लाइफ सेटअप करने के लिए रीमैरिज, लाइक देयर वाज अ प्रपोजल दैट द विडोज दे शुड बी रीमैरिड। जो वुमेन इलिटरेसी थी वो उसको दूर करना चाहते थे। ऑल्सो ही फॉट फॉर द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। ठीक है, उनका ये भी कहना था। अब जो ब्रह्मो समाज था, देखिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि वो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स चाहते थे, सारी रेसेस को इक्वली ट्रीट करना चाहते थे। ठीक है, और इट वॉज लाइक द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट that led to rationalism and enlightenment contributed to the national movement। ठीक है, इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है उसका हम एक तरीके से बोले तो बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ा था ब्रह्मो समाज का वो नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो था उस मूवमेंट में लोगों के अंदर रैशनलिज्म था, लोगों के अंदर एनलाइटमेंट था। बिकॉज ब्रह्मो समाज इट लेड टू द फर्स्ट रिफॉर्म, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म। फाइन। तो ब्रह्मो समाज के काफ़ी सारे हम बोल सकते कि बेनिफिट्स हुए थे इंडियंस को उस टाइम पे। तो वो किस मिशन पे थे, कि उनका जो अल्टीमेट एम था वो क्या था। हिज अटेम्प्ट वॉज टू इस्टेब्लिश इंडियन पीपल इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन कल्चर personality, to make them comprehend the reality that was unique in their civilizations in the spirit of sympathetic cooperation। ठीक है, अब उनका कहना ये था कि इंडियंस उस टाइम पे उनको काफ़ी सप्रेस करके रखा जाता था, लेकिन वो इंडियंस को रियलाइज़ कराना चाहते थे द पावर ऑफ देयर ओन कल्चर, द पावर ऑफ देयर ओन कल्चरल पर्सनैलिटी। फाइन। वो सबसे ज़्यादा इट वॉज द मोस्ट रियल थिंग एट द टाइम, इट वॉज द मोस्ट यूनिक इन ऑल द सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो उस जो इंडियन उस टाइम पे जो इंडियन कल्चर पर्सनालिटी थी वो हम बोल सकते हैं कि इट हैड सम डिफरेंट लेवल ऑफ स्पिरिट। तो वो यही चाहते थे कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करें, रैशनली हर चीज़ को सीखें। तो उस टाइम पे जो कि ब्रिटिश उस टाइम पे जिनको सुपीरियर समझा जाता था, वो अपने आप को सुपीरियर ना समझे, वो इंडिया को, इंडियंस को एज लेबर्स, एज मर्सिनरी सोल्जर्स, या फिर समबडी जिन्होंने उनकी लाठियाँ खाई हैं, उनको उनको हक दिया है कि आप हमें रूल कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ना समझें, वो इंडियंस को ज़ीरो ना समझें। ठीक है, तो इसके लिए ही वॉज ऑन दैट मिशन। वो चाहते थे कि इंडिया रिप्रेजेंट करे खुद को इंटरनेशनली, ग्लोबली, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, तो उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, जैसे कि तोहफत उल मुवाद्दीन, वेदांता ग्रंथ, ये हमने पढ़ा है। केनोपनिषद, ईशोपनिषद, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, गौड़ीय व्याकरण। ठीक है, तो बंगाली ग्रामर, ये कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स थे जो काफ़ी फेमस थे। उन्होंने काफ़ी काम किया है इंडियन सोसाइटी के लिए, एंड वी कैन नेवर एवर वी कैन नेवर एवर कंसिडर हिम समबडी हु कुड बी फॉरगॉटन। ठीक है, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करना इज़ रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो हमने उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उनके कुछ फ्यू फैक्ट्स लाइक ही वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर वाइडली नोन फॉर हिज रोल इन अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती. He was a scholar and knew Sanskrit, Persian, Hindi, Bengali, English and Arabic. He fought against the perceived ills of Hindu society at that time, propagated Western education among Indians, formed the Brahmo Samaj in 1828, worked for the East India Company as clerk. He died in September 1833 in Bristol, England. ठीक है, तो ये उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे. तो अब इस जो मैंने पूरी वीडियो बनाई, इसके एंड में आप किस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए केपेबल हैं. अगर आपसे कोई क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आप उसको आंसर करने के लिए रेडी हैं या नहीं. उसके लिए आपको ब्रीफ इंट्रो देना होगा उनका, ठीक है, कि कब उनका कहाँ पे और कब उनका जन्म हुआ, उन्होंने जो उनकी अर्ली एजुकेशन थी वो कैसे कहाँ कहाँ और कैसे ली. जैसे पटना, बनारस, पटना में उन्होंने अरबिक और पर्शियन जितने भी कुरान थे उनको पढ़े, ठीक है, जो कुरान था उसको पढ़ा. उसके बाद उन्होंने पटना में आके ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद वो बनारस गए. बनारस में उन्होंने संस्कृत पढ़ी, वहाँ पे उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़े, ठीक है. उन्होंने कैसे फिर उसके बाद जो हिंदू के जो कुछ रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट एक क्रिटिक भी लिखा था, एक राइटअप भी लिखा था, हमने वो भी पढ़ा. फाइन, तो हम पहले उनका ब्रीफ इंट्रो देंगे. उन्होंने ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया. ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसके थ्रू क्या क्या हम बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस थी, उनको अपोज किया या कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है. तो वो सब हम बता सकते हैं. अब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों पे, तो हम वुमेन के बारे में बता सकते हैं. उन्होंने सती, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ये सारे जो अच्छे प्रैक्टिसेस थे इनको वो इफ़ेक्ट में लाना चाहते थे और लोगों को एनलाइटन किया ये चीज़ों के लिए. सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, ये हो गए. जो उनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे वो भी हम बताएंगे कि कैसे हिंदू कॉलेज उन्होंने लाया, कैसे उन्होंने वेदांता लाया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताएंगे. फिर रिफॉर्म्स नीडेड टुडे एंड हाउ टू कंटिन्यू हिज लेगेसी, ठीक है. तो हम उनके जो भी उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए उनमें से क्या क्या चीज़ें हम अडॉप्ट कर चुके हैं और क्या क्या हमें और ज़रूरत है अडॉप्ट करने की या ऐड करने की, हमें वो बताना होगा. एंड ऑल्सो हाउ कैन वी कंटिन्यू हिज लेगेसी, ठीक है. ही गेव सम वेरी ब्यूटिफुल आइडियोलॉजीज़, तो उनको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उनकी लेगेसी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें वो भी बताना है. So I think at the end of this video you are able to write this answer, and this could be a question that could include some part of your mains, ठीक है. तो मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट राजा राम मोहन रॉय. तो मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि ही वॉज वन सच पर्सनैलिटी, हिंदू स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, जिनको हम भुला नहीं सकते, ठीक है, जिनका रोल को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. वी नीड टू स्टडी हिम, मतलब हम और भी डीपली उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रीफली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन आई थिंक दिस इज़ इनफ. ओके, सो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. थैंक यू.